हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट का नेक्स्ट सीरीज में आपका वेलकम है। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सो गाइस, लेक्चर अब अध्याय 16 है। लेक्चर आपका 13-14 मेरे समझ से होगा कुछ इसी प्रकार से। तो इससे पहले कि हम आपको पढ़े थे मौर्य कला के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यों के बाद का इतिहास को कहा जाता है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल को हम लोग एक अलग से बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य, है ना। यहाँ पे कुछ ब्राह्मण साम्राज्य देखिए, मौर्योत्तर काल में दो काम पढ़ना है। सबसे पहले कि मौर्यों के बाद के काल को हम पढ़ सकते हैं। तो मौर्यों के बाद के काल जो होंगे उसमें दो चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। पहला जरूरत है कि इसके बाद कुछ विदेशी आक्रमण हो गए, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो मौर्यों के बाद के काल को हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। एक आपका विदेशी राज्य हो गए, फॉरेन स्टेट हो गए, यानी कि कुछ विदेशी आक्रमण हुए। और एक आपका हमारे देश में कुछ छोटे छोटे वंश बने, उसे कहा गया ब्राह्मण वंश या देसी ब्राह्मण राज कहा जा सकता है। अब समझते हैं सबसे पहले कि हमारे की हैं कुछ छोटे छोटे राज क्या क्या बने। तो ये मुख्यतः पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र की बात हम करें, इसमें शुंग वंश आए, कर्ण वंश आए, सातवाहन वंश आए, वकाटक वंश, चेदी वंश फेमस है। तो याद कीजिए, हम आपको कभी कभी ट्रिक बताएंगे। हसीन मसूकसा वाला ट्रिक जब बताए होंगे आपका। तो ह से हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश। ह से हर्यक वंश से सुनाग वंश, और न से होगा नंद वंश, म से मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और स से अपना सातवाहन वंश। इसी आपका यही सातवाहन वंश आपने है। और कुछ छोटे मोटे को वकाटक वंश देखना है, और फिर आपका चेदी वंश देखना है। ये तो आपका भाई मौर्य काल के बाद की छोटे छोटे साम्राज्य जो भारत में बने थे उसकी कहानियाँ हैं। लेकिन कुछ विदेशी भी तो अटैक हुए यहाँ पे ना। भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ए वाला है भारत के, ए वाला एरिया को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बोलते हैं। यहाँ पे आपका हिंद यवन आए, उसके बाद आपका हिंद यवन आए, हिंद यवन एक साथ है, शक है, पहलव है और आपका कुषाण है। इसके अकॉर्डिंग है HSP के, एस से आपका हिंद यवन, एस से आपका शक, पी से आपका पहलव और के से आपका कुषाण। तो हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण है। फिर से बोलना है, हिंद यवन, शक, पहलव और अपना कुषाण। पूरे के पूरे अगर प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले हकमनी वंश का दारा प्रथम, फिर सिकंदर महान। तो कोडिंग बताए थे। इसको एक और ट्रिक से हम लिख सकते हैं, हाई स्कूल पास करो। क्या सकते भाई साहब, हाई स्कूल पास करो। अब यहाँ पे इसको मॉर्फ क्या लिख सकते हैं, हाई स्कूल पास, वही हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। इससे पहले पूरा क्या बताना, दारा प्रथम कहा सिकंदरा से, दारा प्रथम कहा सिकंदर, दारा प्रथम, सिकंदर महान, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। इतनी चीज़ें आपको याद करना है। आगे बात करते दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ इसका विशेष है। सबसे पहले जो हमारे पास जो देशी आक्रमण हुए उससे कुछ संबंधित पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ परिचय हम समझने के प्रयास करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र के महाराष्ट्र के पास कुछ इस प्रकार से राज्यों का विकसित हुआ। अब सभी को पता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आपका आए, बिंदुसार आए, अशोक आए, कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहदत्त आए। और बृहदत्त की सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसको हत्या कर दिया और मौर्य वंश खत्म हो गया। और यहाँ पे एक शुंगा डायनेस्टी की स्थापना किया, शुंग वंश का स्थापना किया। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक है। फिर अपनाया कर्ण वंश, क्या कर्ण वंश आए, और कर्ण वंश के संस्थापक जो है वो अपना वासुदेव आए, क्या वासुदेव। अब क्या होता है सारी कहानी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर सातवाहन वंश आए, इसका संस्थापक जो है सीमुख है। और फिर वकाटक वंश आए, इसकी संस्थापक जो आपका विंध्य शक्ति है, क्या विंध्य शक्ति किसको कहा जाता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, और सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख, और वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति आपका है। दो याद रखकर विंध्य शक्ति ही होता है। फिर से शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, क्या पुष्यमित्र शुंग जो है आपका शुंग वंश का संस्थापक था। उसके बाद वासुदेव आपका कर्ण वंश का संस्थापक, सिमुक जो है आपका सातवाहन वंश का संस्थापक, और फिर आपका वकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब चलते शुंग वंश की कुछ बातें। जैसे शुंग वंश जो है आपका वो आपका मूलतः उज्जैन ब्राह्मण जाति मध्य प्रदेश वाले हैं। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। इसके बाद आया अग्निमित्र शुंग, क्या अग्निमित्र। उसके बाद आपका आया वासुमित्र। फिर आया आपका भागभद्र। भागभद्र कह सकते हैं कि शुंग वंश का 9वां शासक था। शुंग वंश का
नौवां शासक जो है वो आपका भागभद्र है और अंतिम शासक है देवभूति। अंतिम शासक देवभूति है और इसी का सेनापति था, इसी का जो सेनापति था वासुदेव था। क्या? वासुदेव इसका सेनापति था और यही वासुदेव ने इसको हत्या किया और पूरे के पूरे शुंग वंश खत्म हुआ और यहाँ पे एक नया वंश का स्थापना किया, कर्ण वंश। बोलो भाई कौन वंश की बात करते हैं हम लोग? कर्ण वंश की बात करते हैं। पहले इसकी कुछ शुंग वंश वाले बातें को समझते हैं। पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र। पहला तो पूछेगा शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, फिर आपका अग्निमित्र है, वसुमित्र है, भागभद्र है और आपका देवभूति है। सभी इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी याद करना था इसलिए इसको इतना पढ़ा दिया गया। अब हम समझते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। मौर्य वंश की अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाला था। तो आपको बता रहे हैं मौर्य वंश की अंतिम शासक क्या था? बृहदत्त था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया। राजधानी जो मध्य प्रदेश के विदिशा बनाया था। तो अगर आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ बना था तो मध्य प्रदेश के विदिशा बनाए थे। इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे तो याद रखना, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए पुरोहित पतंजलि के द्वारा। इसके पुरोहित जो आपका पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित जो है आपका पतंजलि है और पतंजलि के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब आपको लगता है कि सर ये अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझा दो। बहुत सुने अश्वमेध यज्ञ का नाम, पर है क्या नहीं समझ में आया। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो किसी घोड़ा को दौड़ा देना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और यहाँ पे एक छोटा साम्राज्य है, तो ये राजा क्या करेगा? घोड़ा को दौड़ा देगा। पूरा घोड़ा का नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहना के खूब एकदम झाक झाक से घोड़ा दौड़ा देगा और घोड़वा जितना दूर तक दौड़ के जाएगा उसका सेना पीछे पीछे जाएगा, इसका सेना। और जो घोड़ा जहाँ जहाँ दौड़ के गया वो पूरा क्षेत्र कब्जा लेगा। यानी कि एक प्रकार से एरिया को कब्जा करना ही आपका ये अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। घोड़ा दौड़ाते थे और जहाँ तक घोड़ा दौड़ गए वहाँ तक एरिया अपने आप कहते थे कि मेरा है और इस एरिया पर उन्होंने कब्जा करता था। इसी को कहा गया अश्वमेध यज्ञ। तो कितनी बार अश्वमेध यज्ञ कराया भाई साहब? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए पुरोहित आपका पतंजलि के सहायता से। हिंद ईरानी शासक मिनांडर को हराया। एक आपका हिंद ईरानी शासक, उसके बाद आपका जो उधर विदेशी आक्रमण में हम देखे थे हिंद ईरानी, उसका एक शासक था मिनांडर, उसको हराने का काम किया पुष्यमित्र शुंग ने। सतना में भरूत स्तूप का निर्माण किया। मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, है ना, मध्य प्रदेश के सतना में एक स्तूप बना है, उस स्तूप का नाम है भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करवाया, मतलब कि वैदिक धर्म और संस्कृत का फिर से पुनरुत्थान करवाया। सांची स्तूप में वेदिका रेलिंग का पुनर्निर्माण करवाया और लकड़ी के स्थान पर पत्थर का बनाया। ये जो रेलिंग बनाया सांची स्तूप पर रेलिंग जो बना हुआ था उसका उन्होंने फिर से निर्माण किया और पहले जो था यह रेलिंग जो है लकड़ी का बना हुआ था और अब ये क्या के पत्थर का बनाए। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। अश्वमेध यज्ञ कितना बार करवाए? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। हिंद ईरानी शासक मिनांडर को हराया। सतनी भरूत स्तूप का निर्माण करवाया। वैदिक और संस्कृत धर्म को पुनरुत्थान करवाया। सांची स्तूप की वेदिका जो रेलिंग का निर्माण करवाया। लकड़ी के स्थान पर पत्थर बनाए। इतनी बात आपका याद रखना है। अन्य शुंग शासक की कुछ कहानियां भी है आपका, कुछ अदर जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अग्निमित्र है। अग्निमित्र जो है आपका, अग्निमित्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मालविका अग्निमित्रम इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का उपन्यास है मालविका अग्निमित्रम, एक प्रकार क्या दोस्तों उपन्यास है। क्योंकि उपन्यास आपका क्या है तो शुंग वंश का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था और वह प्यार करता था एक मालविका नामक रानी से। यही आपका सुंदर तीज है, सुंदर का चांद है, इसका नाम है मालविका। एक से फसल था अग्निमित्रवा और अग्निमित्रवा इससे फसल है। इसकी क्या क्या पूरे कहानी है, इस कहानी को बैठल बैठल लिख दिया है कालिदास। एक नाटक लिखा है मालविका अग्निमित्र, मतलब कि मालविका और अग्निमित्र जो है ये दोनों की कहानी जो इसमें लिख दिया गया है। इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कालिदास ने इस प्रकार से बहुत सारा लब जो वाला बातें हैं वो बहुत सारा इन्होंने ऐसा के उपन्यास लिखने का काम किया। इसीलिए भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अब इसका भागभद्र शासक जो कि 9वां शासक हम पढ़ाए थे आपका, यूनानी राजा एंटियाकिल्स ने
हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव सम्मान के गरुड़ ध्वज की स्थापना किया। तो ये जो आपका गरुड़ ध्वज की बात करते हैं, वो गरुड़ ध्वज की स्थापना इनके द्वारा ही करवाया गया था। यह यूनानी राजा जो हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यह भागवत धर्म स्वीकार करा और विदिशा में मध्य प्रदेश में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट समझते इसका देवभूति, इसका अंतिम शासक है देवभूति के बारे में। ये शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति, और ये शुंग वंश का अंतिम शासक था 73वें BC में। आपका वासुदेव ने इसकी हत्या करके यहाँ पे कर्ण वंश के क्या किया था, स्थापना किया था। यहाँ पे देखिए शुंगा डायनेस्टी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आया है। शुंगा डायनेस्टी ये वाला एरिया में भी आपका इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ पे विदेशी आक्रमण होने का प्रभाव होता चला गया। अब यहाँ पे 73 BC में वासुदेव की हत्या करके शुंग वंश खत्म हो गया, और यहाँ पे एक नया वंश आया, उसका नाम है कर्ण वंश। क्या नाम है? कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। क्या वासुदेव जो है कर्ण वंश का संस्थापक था। इसका अंतिम राजा है सुशर्मा। क्या? सुशर्मा। बस कर्ण वंश से इतनी पॉइंट याद रखना है, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव और इनके अंतिम राजा सुशर्मा। कुछ और इसके ऐसे कर्ण वंश में मोटा मोटी ना 4 राजा हुए थे, लेकिन आपका इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले था आपका वासुदेव। क्या था दोस्तों? वासुदेव था। फिर आपका था भूमिमित्र। क्या था? भूमिमित्र था। फिर आपका है नारायण। क्या? नारायण था। और लास्ट में है आपका सुशर्मा। सुशर्मा को सिमुक नामक सेनापति इसका था सिमुक, और वही इसको मार देगा और यहाँ पे एक नया वंश बनाएगा। उस वंश का नाम है सातवाहन वंश। बोलो कौन वंश गाइज? सातवाहन वंश का ये क्या करेगा? निर्माण करेगा। सो अब समझते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जो है आपका 30 BC से लेकर 25 ईसा पूर्व तक चलेगा, और इस सातवाहन वंश का संस्थापक जो होंगे यही आपका सिमुक होगा, सातवाहन वंश का संस्थापक। फिर आपका सतकर्णी प्रथम होगा, फिर आपका हॉल होगा, फिर यज्ञश्री पुलुमावी होगा, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी होगा, और आपका पुलुमावी चतुर्थ होगा। तो इतनी सारा याद रखना। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है दोस्तों, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ों को कैसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। सिमुक सतकर्णी हॉल। अच्छा, पहले सिमुक सतकर्णी हॉल, इसके बाद यहाँ से ऐसे आ जाइए। सिमुक के बाद सतकर्णी, फिर हॉल, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये वाला दोस्तों। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, फिर यज्ञश्री सतकर्णी और आपका पुलुमावी। इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने की प्रयास करते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक में आपका क्या क्या है। शुरुआत में दोस्तों ये आपका सातवाहन था, वह यही एरिया तक फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सातवाहन ये पूरा एरिया फैल गया। ये पूरा एरिया में आपका सातवाहन हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आंध्र सातवाहन। क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन के नाम से यह जाना जाता है। अब इसको कैसे ट्रिक में बैठाना है, तो सिमुक कहा सतकर्णी से। क्या बोलना है? सिमुक ने कहा सतकर्णी से। सिमुक कहा सतकर्णी से कि तोरा का हाल बा हो। भोजपुरी में पूछा कि ये सिमुक कहा सतकर्णी से कि का हाल बा। सिमुक के रस क्या दोस्तों? सतकर्णी से कहेगा सर कि का हाल बा, तो कहा का हाल रहतो, हमरा में GPS लगल हो। जी से गौतमी, पु से पुत्र, एस से सतकर्णी, हम में GPS लगा हुआ है। तो कहा कौन कंपनी के हो? तो कहा BPP कंपनी के, यानी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। हम जी फिर से बोलना है। सिमुक किससे बोलेगा? सतकर्णी से। सिमुक बोलेगा सतकर्णी से कि तुम्हारा का हाल बा, तो कहा GPS लगल है। कौन कंपनी के? BPP के। तो कहा कोई बात नहीं, यज्ञ करो यज्ञ। तो ये कहा कि ऐसे यज्ञ करेंगे। यज्ञ कर लिया, यज्ञ से यज्ञश्री पुलुमावी होगा, और कहा कि यज्ञ जब करोगा ना तो प्रसादी में पुलाव बनाना है, तो याद रखना है पुलुमावी हो गया। तो सिमुक कहा सतकर्णी से, सिमुक कहा सतकर्णी से का हाल बा, का हाल बा, तो कहा यज्ञ करो, सॉरी कहा का हाल बा, तो कहा हम में लगा हुआ GPS। हाँ, कहा BPP कंपनी के, तो कहा यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद पुलाव बांटो, है ना, पुलाव बांटो। तो ये पूरे के पूरे राजा आपका इतना ही था, आपका ये पूरे के पूरे। अब कुछ इनके कुछ परिचय समझते हैं सिमुक का, कि किस प्रकार से सातवाहन वंश का यह स्थापना करने का काम किया, और एक पूरे के पूरे इनका इंट्रोडक्शन अपना क्या रहा था। सबसे पहले संस्थापक था, और संस्थापक जो आपका सिमुक जो है, ये आपका इस
सातवाहन वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? सिमुक। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों एरिया में फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले प्रथम राजवंश से 280 वर्ष तक के शासन की थे। तो भारत में सबसे ज़्यादा समय तक, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा समय तक आपका शासन करने वाले क्या है? तो ये आपके थे, है ना। पुराण में इसको आंध्र कहा गया है और अभिलेख में इसको सातवाहन कहा गया है, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन भी हम कह सकते हैं। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण में जो प्राचीनतम पुराण की बात है और यहाँ सातवाहन वंशावली की बात यहाँ पे कहा गया है मत्स्य पुराण में। राजकीय राजधानी की बात करते पहले, प्रतिष्ठान जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो इसकी राजधानी जो सातवाहन का है वो आपका प्रतिष्ठान है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो इनका प्राकृत राजकीय भाषा है और लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि है। तो राजकीय भाषा प्राकृत है, लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि है। राजधानी की बात करते हैं प्रतिष्ठान औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो प्राचीनतम पुराण सातवाहन वंशावली, अभिलेख आपका सातवाहन है और पुराण जो आपका आंध्र है। इतनी सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पे सतकर्णी की बात करते हैं। तो ये सतकर्णी क्या है दोस्तों? अगला जो सतकर्णी, इसका विवाह जो हुआ है नागनिका से हुआ। विवाह किसे हुआ? नागनिका से विवाह हुआ है, जिसकी कहानी हमें नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से मिलता है। तो सतकर्णी का विवाह नागनिका से हुआ है, जिसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से मिला है। सतकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब अश्वमेध यज्ञ तो हम पढ़ा देते कि घोड़ा को दौड़ा देना ही अश्वमेध यज्ञ कहता था। और एक राजस्युग यज्ञ, जब राजा अपने राज्याभिषेक करवाते थे तो उस समय की यज्ञ करवाते थे, इस यज्ञ को कहा गया है राजस्युग यज्ञ कहा गया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने शुरुआत किया था और ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा जो है ये सबसे पहले सातवाहन के समय ही शुरुआत हुआ था। ब्राह्मणों क्या दान देना? भूमि दान देना। और ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा को हम भूदान प्रथा कहते हैं। क्या? भूदान प्रथा कहते हैं। भूदान से भूमि और आपका दान से दान, मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाली प्रथा को हम कह सकते हैं भूदान प्रथा। नागनिका के संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। अब यहाँ पे नागनिका ने इनका संरक्षिका के तौर पर एक काम करने का काम किया, मतलब कि सतकर्णी प्रथम का संरक्षण काम कौन करता था? नागनिका। अब इसके कुछ और एक राजा जो पढ़ाते हैं, अब की हॉल के बारे में समझते हैं। हॉल एक अगला शासक किसका है? यह प्राकृत भाषा को गथा सप्तशती प्रेम कथा की रचना की है। तो गथा सप्तशती नामक प्रेम कथा की रचना जो कि आपका प्राकृत भाषा में किया है, वो किसने किया है दोस्तों? हॉल ने किया है। और यह गुणाढ़, इसके बाद आया था आपका गुणाढ़, ये आपका प्राकृत भाषा में बृहत कोश की रचना की है। फिर आया था सर्ववर्मन, संस्कृत भाषा के कांतन रानी मलवती के अनुरोध, है ना, एक इसमें अनुरोध पर इन्होंने आपका अनुरोध पर क्या किया? अनुरोध पर ये आपका सर्ववर्धन की काम किया है। फिर आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी की हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गौतमी पुत्र आपका सतकर्णी, है ना। तो गौतमी पुत्र हम सतकर्णी की बात करने काम करते हैं 106 ईस्वी से लेकर आपका 130 AD तक, 106 से 130 AD तक ये सबसे महान शासक थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे महान शासक कौन थे गाइज? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। नासिक अभिलेख या गौतमी वलश्री में इसकी कुछ जानकारी मिलता है। एकमात्र ब्राह्मण था, आदित्य ब्राह्मण था, वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, वेदों का आश्रदाता भी कहा जाता है। तो याद रखना है, वेदों का आश्रदाता जो है हम किसको बोलेंगे? तो वेदों का जो आश्रदाता है वो हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को कह सकते हैं, वेदों का आश्रदाता कह सकते हैं। शक शासक नहपान को हराया था। शक शासक किसको हराया था? इन्होंने नहपान को हराया था। फिर आया था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसका नाम आंध्र सम्राट, दक्षिणापथेश्वर, और ये सिक्के चलाए थे 2 पतवार वाली जहाज का चित्र जो है इनका एक सिक्का था, 2 पतवार वाले चित्र। अब यहाँ पे समझते कुछ अन्य शासक का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें अन्य सातवाहन शासक का, जिसमें यक्षश्री सतकर्णी का नाम है। यक्षश्री सतकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र था। क्या दोस्तों? जलयान का चित्र इसका सिक्कों पर था। अब यहाँ पे इसका सिक्कों पर जलयान का चित्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चतुर्थ पुलमावी को अंतिम और इसका समय विघटन हो गया था। और यहाँ पे देख रहे हैं जलयान का सिक्के, पूरे सिक्के की चर्चा किया गया है। इसमें से
से आपका विदर्भ, वहाँ पे वकाटक वंश आए। दक्षिण में आपका आम्बीर वंश आए और आपका आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश आए। कर्नाटक में आपका कदम जैसे छोटे छोटे कई वंश इसके विघटन के बाद आपका आ गए, है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट तत्व समझते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। जैसे कि सातवाहन ने सबसे पहले चांदी, तांबे और सीसा का सिक्का, खूब पूछता है कि सीसा का सिक्का का प्रचलन किसने किया था। सातवाहन ने पोटीन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिसे शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया गया था। सातवाहन से हमें मात्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम से उनकी माताओं का नाम रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था क्योंकि यहाँ पे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। मतलब कि आपके माता सत्तात्मक की यहाँ बात कही गई है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है वो आपका कुछ इस टाइप से की। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन काम गौलमीक को सौंपा था, है ना, एक बहुत फेमस है, गौलमीक को सौंपा था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ को स्वामी कहे जाते थे, यानी दक्षिणापथ को स्वामी कहते थे। सातवाहन राज ने अपने दक्षिण भारत के भी सेतु का काम किया था। सातवाहन की महत्वपूर्ण कृतियाँ थे कार्ले का चैत्य, अजंता की एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास करने का काम इनका था। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, अब ये वकाटक वंश है जो कि एक छोटा सा वंश है, इसको भी यहाँ पे लपेट लेते हैं। वकाटक वंश क्या क्या है, तो वकाटक वंश जो है आपका इसका संस्थापक है बिंद शक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं बिंद शक्ति इसका संस्थापक है। प्रवर सेन, रुद्रसेन, पृथ्वी सेन, प्रवर सेन दूसरा और पृथ्वी सेन दूसरा, ये आपका क्षेत्र दक्षिण भारत के समय एक वंश आया था। वकाटक वंश की हम यहाँ बात करते हैं। वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक लगभग बिंद शक्ति ने की थी। इसे पूर्वजों को सातवाहन के अधीन आपका काम करते थे। ये आपका कुछ इस प्रकार से वकाटक वंश की हम देखने को स्थिति को हमें मिलता है। अब समझते हैं बिंद शक्ति का उसका पुत्र प्रवर सेन इसका शासक बना। वकाटक वंश का वो अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। पुराणों से पता चलता है कि उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अभी प्रवर सेन के बाद वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त था, प्रधान शाखा और वासी यानी वर्ष गुल्म शाखा, दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शामिल थे। प्रधान शाखा के प्रमुख रुद्रसेन प्रथम था। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवर सेन द्वितीय का, नरेंद्र सेन, पृथ्वी आपका सेन दूसरा इत्यादि इसके प्रमुख राजाएं थे, है ना। अब यहाँ पे कुछ बात और समझते हैं। गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक कन्या रुद्रसेन दूसरा से किया था। वो आपका गुप्त काल को जो आपको चंद्रगुप्त राजा होंगे वो अपना बेटी प्रभावती का विवाह इसी से करवाएगा, रुद्रसेन दूसरा से करवाएगा। वकाटकों का राज गुप्त एवं शक राजाओं के बीच था। राजाओं के विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन आवश्यक थे। वह प्रभावती गुप्ता के शासन को संभाला। वह वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। अब यहाँ पे कुछ और है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन और प्रवर सेन द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी सेन तीसरा वकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उस राज्य में पश्चिम शाखा हरिसेन के हाथों में चला गया। अब हम यहाँ वकाटक वंश की कला और संस्कृति की बात कर लेते हैं, उसके बाद चेदी वंश समझ लेंगे। तो वकाटक वंश की कला और संस्कृति की जब हम बात करें दोस्तों, तो वकाटक वंश जो है उसका राजा परशुराम द्वितीय मराठी प्राकृत काव्य श्वेतबंधु की रचना किया था। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किया था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास के कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा निवास में था। वहाँ उन्होंने सेतुबंध नामक संशोधन किया था और वैदर्भ शैली का अपना काव्य मेघदूत लिखा था। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। और यहाँ पे वकाटक ने पृथ्वी सेन दूसरा के सामंत व्याघ्र सेन की रचना नचना जो है नैना कुठार पन्ना यानी मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता की 16वां और 17वां गुफा बहुत फेमस है। अजंता की 16वां और 17वां गुहा बिहार के 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वकाटक शासन काल में हुआ था। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ेंगे आपका छेदी राजवंश, जो कि कलिंग वाला क्षेत्र में पड़ता है। छेदी राजवंश, ऐसा करते हैं छेदी वंश एक ही लास्ट बचा, उसको पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी में कलिंग में छेदी राजवंश की स्थापना हुआ था। तो आपका कलिंग जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पे आपका छेदी राजवंश की क्या हुआ दोस्तों, स्थापना हुआ। इसकी राजधानी, इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है ना, याद रखना है। और यह भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। खारवेल निश वंश का एक प्रतापी राजा था। तो छेदी वंश को एक प्रतापी राजा खारवेल है, उसी से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण भी करवाया था। सो गाइस, आज के क्लास यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब सबके लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।